हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू माय चैनल G1 एजुकेशनल एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं मानव में श्वसन। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था मानव में पोषण। मानव में पोषण में जो है मेन ग्रंथियाँ पढ़ी थी इसके पार्ट 6 में, जो कि थी अग्नाशय और यकृत। तो चलिए आप शुरू करते हैं मानव में श्वसन। तो मानव में श्वसन को करने से पहले हम कुछ छोटी मोटी चीज़ों को जानेंगे, पहले इसको अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद में बताएंगे कि क्या होता है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मानव में श्वसन जो है फेफड़ों यानी कि जिसको क्या कहते हैं, फुफ्फुस। क्या कहते हैं? फुफ्फुस। अब इसको ध्यान से रट लेना, क्योंकि ये फेफड़ों को ही क्या कहा जाता है, फुफ्फुस कहा जाता है। फेफड़ों यानी कि फुफ्फुस में जो होता है तथा कोशिका में होने वाली एक अपचय यानी कि कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। इसके पहले हमने बताया था अपचय और उपचय प्रक्रियाएं क्या होती हैं। जो कैटाबॉलिक प्रक्रिया होती थी, इसमें हमने बताया था कि जो है बड़े जटिल अणुओं को तोड़ करके छोटे अणु बनाए जाते हैं। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है कि जो ग्लूकोज है उसको तोड़ करके एनर्जी बनाई जाती है, ऊर्जा बनाई जाती है, और क्या है, ऑक्सीजन गैस यानी कि लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि श्वसन, मानव में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो अगर हम लोग देखें तो वो एक प्रकार से नहीं बल्कि दो प्रकार से होती है। वो दो प्रकार कौन से होते हैं? पहला ये होता है कि जब क्या किया जाए, उसको ऑक्सीजन को लिया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाए। तो ये प्रक्रिया जो होती है, इसमें श्वसन अंग की ज़रूरत होती है। श्वसन अंग की कौन कौन सी ज़रूरत होती है? जैसे कि नाक हो गया, नासा मार्ग हो गया, कंठ हो गया, और श्वसन नलिका हो गई, फेफड़े हो गए। इनकी आवश्यकता पड़ती है। किसमें पड़ती है? जो कि जिसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन लिया जाता है और CO2 बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि जो है यानी कि इस प्रक्रिया को बाह्य श्वसन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह कोशिका के अंदर नहीं होती है, कोशिका के बाहर होती है। यानी कि इसमें जो हमारे फेफड़े होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब अच्छा, एक चीज़ तुम लोगों को और इसमें हम बता दें, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो ऑक्सीजन ली जाती है, जैसे कि वायुमंडल में हम सभी लोग जानते हैं लगभग 21% यानी कि 20.98% जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। तो जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो क्या हम पूरी की पूरी ऑक्सीजन तो लेते नहीं हैं, ऑक्सीजन की यानी कि मिक्स गैस को लेते हैं, जिसमें वायुमंडल में सारी गैसें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ मात्रा में प्रेजेंट होती है, यानी कि लगभग 0.4% में। तो क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं यानी कि 21% यानी कि 20.98% लगभग ऑक्सीजन को लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पे जो हमारा होता है वो बाहर छोड़ी जाती है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लगभग यानी कि 0.34% में वायुमंडल में उपस्थित होती है। तो जब इसको छोड़ा जाता है तो ये जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो 80% तक लगभग जो है ऑक्सीजन फिर से वैसे के वैसे ही निकल जाती है। यानी कि जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें भी 18% तक ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो जैसे मान के चलो 21% तक ऑक्सीजन वाली वायु को हमने लिया, तो 18% ऑक्सीजन वाली वायु को हम लोग बाहर छोड़ते हैं। तो इसमें ये जो लगभग 3% का हुआ, यही 3% जो हमारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन गैस ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी की पूरी हम कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं। क्या हम वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके लेते हैं? अलग करके तो लेते नहीं हैं। वायुमंडल में जितनी गैसें हैं उन सबको हम लेते हैं, लेकिन क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी सारी की सारी गैसों को हूबहू वैसे के वैसे छोड़ दिया जाता है। साथ में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी बाहर निकलती है, उसको अभी हम आगे जानेंगे। तो ये तो फिलहाल हो गया बाह्य श्वसन, जो कि किसके द्वारा होता है, फेफड़ों द्वारा और श्वसन अंगों द्वारा। उसके बाद में बात किसी करते हैं अंतःश्वसन। अंतःश्वसन को जो है कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। अंतःश्वसन को क्या कहा जाता है? कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। अच्छा, कोशिकीय श्वसन क्यों कहा जाता है?
क्योंकि यह प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ पर होती है, कोशिका में होती है। कहाँ पर होती है, कोशिका में होती है। तो ठीक है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा जानते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे क्या ये तो जैसा हमने कहा कि जानते हैं कि ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो जैसे हमने कहा कि मान के चलिए ये हमारा है नोज़, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, श्वास को लेते हैं। ठीक, यहाँ से अगर श्वास को लिया जा रहा है और फिर यहाँ पे जो हमारा आता है जिसको कहा जाता है कंठ यानी कि ट्रैकिया, लैरिक्स, तो ये मान के चलिए हमारा हो गया कंठ। ठीक, अब यहाँ से फिर जो हमारा श्वसन नली अलग हो जाती है, तो ये मान के चलिए हमारी क्या है, श्वसन नली। क्या है, श्वसन नली। ठीक, क्या है, श्वसन नली। अब श्वसन नली क्या है हमारी, आगे चल करके 2 ब्रांचों में डिवाइड होती है। कितने ब्रांचों में डिवाइड होती है, 2 ब्रांचों में। ठीक, ये जो 2 ब्रांच हैं इसी को ट्रैकिया कहा जाता है। श्वसन नली को ही क्या कहा जाता है, ट्रैकिया कहा जाता है, ट्रैकिया कहा जाता है। और ये जो है 2 पार्टों में डिवाइड होती है। अब इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि ये जो हमारी है वो कौन सी शाखा है, बाई शाखा। ट्रैकिया की कौन सी शाखा है, बाई शाखा। ठीक, और ये कौन सी है, ट्रैकिया की दाई शाखा। कौन सी है, दाई शाखा। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। यहीं से जो है हमारे फेफड़े बनने शुरू हो जाते हैं। ये इस तरीके से कुछ बनता है और ये वाला जो है हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, और ये इधर नीचे आता है। ठीक, ये बन गया फेफड़ा। फेफड़ा दिखा। तो क्या होता है कि जो हमारा दायां फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है और जो हमारा बायां फेफड़ा होता है वो छोटा होता है और हल्का लंबाई में होता है और दबा हुआ होता है। इसमें 3 पाली होती हैं। कितनी पाली होती हैं, 3 पाली। और इसमें 2 पाली होती है। इसको हम कहते हैं सुपीरियर लोब, यानी कि सुपीरियर पाली, यानी कि प्रथम पाली जिसको कहते हैं। ठीक, प्रथम पाली। और इसको क्या कहते हैं, अंतिम पाली। क्या कहते हैं, अंतिम पाली। ठीक, यानी कि इन्फीरियर लोब। और ये जो हमारा होता है मध्य पाली, कौन सा होता है, मध्य पाली, जिसको कहा जाता है मिडल लोब। क्या कहा जाता है, मिडल लोब। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग सांस लेते हैं, नासा मार्ग के द्वारा होती हुई जो है हमारी यहाँ तक आती है। ठीक, यहाँ पे जो हमारे होते हैं कुछ इस तरीके से ब्रांचेस में बटे हुए होते हैं और यहाँ पर जो हमारे होते हैं वायु कोष्ठक इस तरीके से उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, वायु कोष्ठक। क्या उपस्थित होते हैं, वायु कोष्ठक। ठीक, जो बल्ब जैसे ये दिख रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, बल्ब नहीं है, वायु कोष्ठक हैं। क्या है, वायु कोष्ठक हैं। ठीक है, इन्हीं में जो है जब सांस लेते हैं तो इन्हीं वायु कोष्ठकों में जो है वायु भर जाती है। ठीक, जो कहते हैं कि फेफड़े खराब हो गए हैं तो एक्चुअली में ये जो वायु कोष्ठक होते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो चुके होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो है इनकी कोशिकाएं भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो फिलहाल ये तो था वायु कोष्ठक। इसमें वायु भरती है और वायु जो है भरती है उसके बाद में क्या किया जाता है कि हमारा यहीं पर, तुम लोगों को शायद कुछ पता हो, अगर नहीं पता है तो इसके बारे में हम बताएंगे। यहीं पर जो है हमारा हृदय स्थित होता है। क्या स्थित होता है, हृदय। क्या होता है, हृदय। ठीक, अब देखो ये हृदय हो गया हमारा। ये क्या हो गया, हृदय। तो हृदय में कुछ अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ ऐसे संरचना बनी हुई होती है। ठीक, इसको बाद में हम पढ़ेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो याद होगा कि फुफ्फुस शिरा जो है से रुधिर जो होता है हृदय से कहाँ पर जाता है, फेफड़ों में जाता है।
ये मैंने बना दिया। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत जो है ज़रूरी भी है। ये जो हमारा है अभी जब हम परिसंचरण इसके आगे पढ़ाएंगे तो इसमें ये बहुत काम का आएगा। तो हृदय से जो है ये हृदय बना हुआ है, ठीक है। हृदय भी नहीं पढ़ा रहे इसलिए हृदय अच्छे से नहीं बनाए, बाकी फ़िलहाल जो मतलब बताना था फेफड़े वो अच्छे से बने हैं। तो हृदय में क्या होता है कि जो रुधिर होता है वो चूँकि अशुद्ध रुधिर इसमें गिरता है और इसमें से फिर इसमें आता है इस वाले में, और इसमें से फिर इस फुफ्फुस सिरा के द्वारा जो है कहाँ पर जाता है, फेफड़ों में। तो अब यहाँ से चूँकि ये हमारी फुफ्फुस सिराएँ जुड़ी होती हैं कहाँ पर, फेफड़े से, तो यहाँ की जो कोशिकाएँ होती हैं, यहाँ की जो कोशिकाएँ होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को इसमें डाल देती हैं, यानी कि यहाँ से CO2 को ले जाया जाता है। यहाँ से CO2 को क्या किया जाता है, फेफड़ों में छोड़ दिया जाता है। ये फुफ्फुस सिरा है। अब यहीं से एक जुड़ी होती हैं और वो कौन सी होती हैं, फुफ्फुस धमनी। कौन सी होती हैं, फुफ्फुस धमनी। क्या होती है, फुफ्फुस धमनी, जिससे रुधिर इस वाले चैम्बर में आता है। तो फुफ्फुस धमनी से क्या होता है कि फुफ्फुस सिरा से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें छोड़ दी जाती है और फुफ्फुस धमनी सिरा के द्वारा, धमनी के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रुधिर में ले ली जाती है। तो हम यूँ कह लें कि ये जो इतना पूरा पोर्शन है, यहाँ की कोशिकाएं क्या करती हैं, रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं और ऑक्सीजन को रुधिर में मिला देती हैं। ठीक है, अब रुधिर को भी थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। रुधिर क्या होता है कि रुधिर हमारे पूरे शरीर में जो होता है शुद्ध रुधिर, कैसा, थोड़ा सा जान लो, शुद्ध रुधिर, ठीक, किससे बहता है, धमनी के माध्यम से। किसके माध्यम से, धमनी के माध्यम से, ठीक, किसके माध्यम से, धमनी के माध्यम से। वहीं अशुद्ध रुधिर किसके माध्यम से बहता है, सिरा के माध्यम से। किसके माध्यम से, सिरा के माध्यम से। इसमें क्या होता है, CO2 होता है और इसमें क्या होता है, O2 होता है। ठीक, इतना डन हो गया। इसमें होता है CO2 और इसमें होता है O2। शुद्ध रुधिर में O2, अशुद्ध रुधिर में CO2। तो जो हमारा रुधिर है वो किसके द्वारा, फुफ्फुस सिरा के द्वारा, फुफ्फुस सिरा के द्वारा, किसके द्वारा, सिरा के द्वारा कहाँ पर जाता है, फेफड़ों में। कहाँ पर जाता है, फेफड़ों में। कहाँ पर जाता है भाई, फेफड़ों में। तो जब फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में ही हमारी ऑक्सीजन आती है, तो ये इस ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रुधिर में ले करके और फुफ्फुस धमनी द्वारा, किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा क्या किया जाता है, हृदय में लाया जाता है। कहाँ पर, हृदय में लाया जाता है। ठीक, हृदय में लाया जाता है। इतना हो गया डन। यानी कि जो हमारे शरीर में, जैसे कि हमने कहा कि जो जितने भी पोषक पदार्थ, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, इसके पहले भी हम बता चुके हैं, वो रुधिर के द्वारा क्या होते हैं, हर एक कोशिकाओं में जाते हैं। उसमें रुधिर के द्वारा जो है ग्लूकोज भी जाता है और क्या जाता है, जल भी जाता है और क्या जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है, CO2 भी जाता है और जो हमारे होते हैं एंटीबॉडीज़ वो भी जाते हैं। क्या जाते हैं, एंटीबॉडीज़ वो भी जाते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं, रुधिर के माध्यम से ही कहाँ पर, हर एक कोशिकाओं में जाते हैं। ठीक है, तो इतना फ़िलहाल हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया, इतना समझ लिया कि कैसे, यानी कि फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन को लिया जाता है, यानी कि श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन को लिया जाता है और फुफ्फुस जो सिरा होती है उसके माध्यम से रुधिर में मिलाया जाता है, रुधिर से कोशिकाओं में जाता है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
रुधिर क्या करता है, जैसे ये मान के चलो रुधिर की धमनी या सिरा है, क्या है, धमनी है, धमनी है, इसमें रुधिर है, इसमें क्या है, रुधिर है, ठीक। और रुधिर में क्या है, O2 है, साथ में प्लस में क्या है, ग्लूकोज भी है, C6H12O6 भी है, ठीक है। तो ये जो हमारी धमनी है वो कहाँ पर जा रही है, कोशिका में, ये हमने मान लिया कोशिका, ये क्या है, कोशिका, ठीक। अब कोशिका के अंदर ये भरा हुआ जो जीव द्रव्य है वो क्या है, कोशिका द्रव्य, ठीक। अब इसमें जो हमारा ग्लूकोज आता है, ये जो ग्लूकोज आएगा, अभी ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ग्लूकोज किस में बदलेगा, पायरुविक अम्ल में, किस में बदलेगा, पायरुविक अम्ल में। अब मान के चलो इसी के अंदर उपस्थित है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कुछ इस तरीके की संरचना होती है, 9th में तुम लोगों ने पढ़ रखी होगी। अब ये जो पायरुविक अम्ल है वो कहाँ पर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, पायरुविक अम्ल कहाँ पे जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना अगर सही ढंग से देखें तो कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसमें भरा हुआ द्रव्य क्या होता है, इस द्रव्य को कहते हैं मैट्रिक्स, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स बता दिया है, कुछ खास काम नहीं है, समझ लो। इसमें आता है हमारा ये बना हुआ कोशिका द्रव्य में पायरुविक अम्ल, किसमें आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि कहाँ पे है, इसी जीव द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में ही, माइटोकॉन्ड्रिया ही मैंने छोटी सी बना रखी है, इसी को बाहर निकाला है, इसमें पायरुविक अम्ल आता है। अब ये जो पायरुविक अम्ल है इस मैट्रिक्स के द्वारा, क्योंकि मैट्रिक्स एक लिक्विड है जिसमें केमिकल्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं और वाटर भी होता है, तो क्या किया जाता है, इसमें एक एनर्जी के द्वारा क्या किया जाता है, इस पायरुविक अम्ल को तोड़ दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो जब इस पायरुविक अम्ल को तोड़ा जाता है तो ये हमारा किस में बदल जाता है, पायरुविक अम्ल CO2 प्लस का H2O में। यानी कि देखो यहाँ पर पूर्ण रूप से पायरुविक अम्ल को तोड़ दिया जा रहा है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, किसमें, CO2 प्लस H2O में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज आया, कोशिका द्रव्य में टूटा, पायरुविक अम्ल बना, पायरुविक अम्ल से फिर कहाँ पे आया, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में किस में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में। तो ग्लूकोज का क्या हुआ, पूर्ण अपघटन हुआ, क्या हुआ, पूर्ण ऑक्सीकरण हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं कि जो हमारा इस प्रोसेस के दौरान, क्योंकि ग्लूकोज तो पूरा का पूरा टूट गया, ठीक, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ को जलाने पर ऊर्जा की मुक्त होती है, और जलता किसके साथ में है, ऑक्सीजन के साथ में है। तो ग्लूकोज का अब ये बताओ, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि कोशिका द्रव्य से लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा का पूरा ये ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये ग्लूकोज पूरा का पूरा ख़त्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है, तो इसमें ऊर्जा भी निकलेगी, और ऊर्जा कितनी निकलती है, 38 ATP ऊर्जा, कितनी ऊर्जा निकलती है, 38 ATP। अब थोड़ा ATP का फुल फॉर्म समझ लो, क्या होता है ATP, इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि ग्लूकोज का कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये बताओ, क्या हम जितनी ऊर्जा बनती है पूरी की पूरी ऊर्जा ले लेते हैं, नहीं लेते हैं, पूरी की पूरी ऊर्जा नहीं ली जाती है। जब पूरी की पूरी ऊर्जा नहीं ली जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का संचय होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का संचय होता है। तो ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है, ऊर्जा का जो संचय होता है
एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। ठीक, इसलिए एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का। क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है? एटीपी को। किसे कहा जाता है? एटीपी को। तो बढ़िया से ये सब चीज़ें समझ ली, फिर से समझ लो। हमने क्या कहा था? हमने क्या बताया था कि श्वसन नली के द्वारा जो है सांस आती है, उसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है। ऑक्सीजन कहाँ पे आती है? फेफड़ों में। फेफड़ों के ही बीच में उपस्थित होता है हृदय। हृदय से जो हमारा जो फुफ्फुस शिरा होती है, उसके माध्यम से क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और फुफ्फुस धमनी के द्वारा ऑक्सीजन जो मिल करके रुधिर में आ जाती है। किस में मिल जाती है? रुधिर में। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या कहते हैं? अशुद्ध रुधिर कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन गैस होती है उसको क्या कहते हैं? शुद्ध रुधिर कहते हैं। शुद्ध रुधिर धमनी में, अशुद्ध रुधिर शिरा में। अब क्या होता है कि जो रुधिर के द्वारा एंटीबॉडीज, ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि सभी का क्या होता है? परिसंचरण होता है, जो कि हर एक कहाँ पे जाता है? कोशिकाओं में। ठीक है, तो अब क्या कहा जाता है यहाँ पे? हमने कहा कि मान के चलो कि जो ग्लूकोज है, जल है और जो हमारा जो जितना भी सारी चीज़ें हैं वो सब धमनी के द्वारा रुधिर में मिल करके कहाँ पे आ रही हैं? कोशिका में। कहाँ पे आ रही हैं? कोशिका में। तो कोशिका के कोशिका द्रव्य में ये जो ग्लूकोज है वो किसके माध्यम, इसको ग्लूकोज कहते हैं। C6H12O6 रट लो, C6H12O6, C6H12O6। ये क्या होता है? ग्लूकोज होता है। किस में जाता है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में क्या बनता है? पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल से फिर ये कहाँ पे जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन भी जाता है। और ऑक्सीजन भी जाता है तो ये तुम्हारा जो पायरुविक अम्ल होता है वो किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल में। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल में, क्योंकि ग्लूकोज का क्या हो रहा है? पूर्ण अपघटन हो रहा है, यानी कि पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए पूर्ण रूप से ऊर्जा मिलेगी। पूर्ण रूप से ऊर्जा मिलेगी तो कितनी मिलेगी? 38 एटीपी। और ये अपघटन कहाँ पे होता है? मैट्रिक्स में। अब ये जो पूरा पायरुविक अम्ल से इसके निर्माण की प्रक्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और किसके माध्यम से होती है? क्रेब्स चक्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? क्रेब्स चक्र के माध्यम से होती है। ठीक है, अब जो ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा को हम संचित कर लेते हैं किस रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ट्राई का मतलब फॉस्फेट के कितने अणु हैं? 3। वहीं पे अगर पूछ लिया जाए एडीपी क्या होता है तो इसको कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या फॉस्फेट? डाई, यानी कि इसमें फॉस्फेट के कितने अणु होते हैं? 2। एएमपी क्या होता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये सब पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, आप ही लोगों को बता चुके हैं। तो चलिए फिलहाल ये हो गया, यानी कि ऊर्जा बनती है। अब इसको थोड़ा देखते हैं कि किस तरीके से इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि अगर हम पूर्ण रूप से देखें तो C6H12O6 प्लस का O2 गिब्स क्या बनता है? 6CO2 प्लस का 6H2O प्लस का 38 ATP ऊर्जा। क्या बनता है? 38 ATP ऊर्जा। ठीक, ये हो गया फिलहाल आपका, है ना। तो यही श्वसन है। और जो कि मानव में श्वसन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। एक बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन में जिसमें श्वसन अंगों की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है और ऑक्सीजन गैस को लिया जाता है। दूसरा आता है अंतः श्वसन। अंतः श्वसन कहाँ पे होता है? कोशिका के अंदर होता है। कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदलता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो जो हमने छोड़ दिया था वहाँ से शुरू करते हैं कि बाह्य श्वसन में किसकी आवश्यकता होती है? श्वसन अंग जैसे नाक, नासामार्ग, श्वसनाल तथा फेफड़े द्वारा जो होता है श्वसन की प्रक्रिया बाह्य श्वसन होता है। बाह्य श्वसन को ही कहते हैं ब्रीथिंग। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। ठीक है, या एक्सटर्नल जो होता है रेस्पिरेशन होता है। अब इसमें ऑक्सीजन गैस ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या की जाती है? उत्सर्जित की जाती है। दूसरा क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है यानी कि वायु को ग्रहण करना जो होता है निःश्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? निःश्वसन, यानी कि इन रिस्पिरेशन। इन का मतलब अंदर की तरफ, नी का मतलब अंदर की तरफ, और निह, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है? निह का मतलब बाहर की तरफ। तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाए? बाहर निकाला जाए, उसको क्या कहेंगे? निह।
इन का मतलब अंदर, इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है, अंदर ऑक्सीजन को अंदर लेना, और जो होता है एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। और इसे क्या कहते हैं, इस बाह्य श्वसन को ही स्व इच्छा श्वसन भी कहा जाता है, यानी कि स्वेच्छा श्वसन कहा जाता है। जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये स्व इच्छा से होता है, क्योंकि हमारी इच्छा से होता है। अगर हम थोड़ी बहुत देर चाहें तो सांस को रोक भी सकते हैं, ऑक्सीजन को थोड़ी बहुत देर के लिए, बाकी ज़्यादा देर के लिए नहीं। ऑक्सीजन लेते हैं, कभी जल्दी जल्दी लेने लगते हैं, कभी धीरे धीरे लेते हैं। जब थक जाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके लेने लगते हैं, और जब थक जाते हैं, मतलब जब सोते हैं तो आराम से बढ़िया ऐसे लेते हैं सांसें। तो ये स्व इच्छा श्वसन है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्व इच्छा श्वसन। ठीक है, अब बात किसकी करते हैं, कोशिकीय। तो किसकी बात करते हैं, कोशिकीय श्वसन की। वास्तव में कोशिकीय श्वसन ही श्वसन है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि श्वसन क्या है, तो आधे से ज़्यादा लोग कह देते हैं कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना श्वसन है। नहीं, वास्तव में श्वसन क्या है कि ग्लूकोज का कोशिका में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूटना और एटीपी ऊर्जा का निर्माण होना ही क्या है, श्वसन है। यानी कि ग्लूकोज का टूट करके ऊर्जा का निर्माण होना क्या है, श्वसन है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को लेना, ये श्वसन नहीं है। ये स्व इच्छा श्वसन है, यानी कि ये ब्रीथिंग है, रेस्पिरेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। यह कोशिका में होने वाली अपचय क्रिया है, बता चुके हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। यह क्रिया पहले कोशिका के कोशिका द्रव्य में और उसके पश्चात कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और क्या है, और उसके पश्चात कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ग्लूकोज को कोशिका के कोशिका द्रव्य में आंशिक अपघटन होता है। ग्लूकोज का जो होता है कोशिका के कोशिका द्रव्य में क्या होता है, आंशिक अपघटन होता है, जिससे ग्लूकोज क्या होता है, O2 की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल में बदलता है। मतलब कोशिका द्रव्य में O2 की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पायरुविक अम्ल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में O2 की उपस्थिति में पूर्ण अपघटन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। क्या बनाता है, तथा जल में होता है, यानी कि पूर्ण अपघटन किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है। पायरुविक अम्ल का पूर्ण अपघटन क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, क्रेब्स चक्र के द्वारा। और कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एक और पॉइंट इसी में लिख लो कि इसमें क्या होता है, 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण होता है। अब इसमें जैसे हमने कहा कि ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोलिसिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ग्लूकोज का किसमें बदलना, पायरुविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य में। वहीं पर पायरुविक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा 38 ATP ऊर्जा अणुओं का निर्माण होना, ये कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और यह प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है, क्रेब्स चक्र के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है, क्रेब्स चक्र के माध्यम से होती है। अतः क्या है, अगर हम इन दोनों रिएक्शनों को पूर्ण रूप से मिलाएं तो कुछ हमें ये रिएक्शन मिलेगी। कौन सी रिएक्शन मिलेगी, ये वाली। ग्लूकोज है C6H12O6, क्या है ये, ग्लूकोज। और ये क्या है, ऑक्सीजन। किस में टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा 38 ATP ऊर्जा में। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड तथा 38 ATP ऊर्जा में। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस का ऑक्सीजन किस में टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा 38 ATP ऊर्जा को। यहीं पे किसी भी कार्बनिक पदार्थ का जो पूर्ण अपघटन होता है वो किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ही होता है। यानी कि अगर कोई भी कार्बनिक पदार्थ पूरी रूप से टूट रहा है तो इसका मतलब अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही होगा, और साथ में ऊर्जा भी मुक्त हो सकती है। किसी में होगी, किसी में नहीं होगी। वैसे
ऊर्जा सब में मुक्त होती है। जब श्वसन की बात करते हैं तो इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है, जो कि संचय कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एटीपी क्या है, ऊर्जा का सिक्का है, यानी कि ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है, एटीपी को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जैसे कि हमने कहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ग्लूकोज का क्या यहाँ पे कह सकते हैं हम, पायरुविक अम्ल। क्या, पायरुविक अम्ल का पूर्ण अपघटन होता है और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनती है और इसमें 38 एटीपी ऊर्जा का मुक्त होता है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ये वायु की अनुपस्थिति में होती है या क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। पायरुविक अम्ल का आंशिक अपघटन होता है, अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक, इसमें 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है और यह जो क्रिया होती है यीस्ट तथा जीवाणुओं में होती है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑक्सीश्वसन किस में होता है और अनऑक्सीश्वसन किस में होता है। तो कुछ जो यीस्ट तथा जीवाणु होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, तो जीवाणुओं में तो माइटोकॉन्ड्रिया होती नहीं है, सभी को पता है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसमें ये बताओ कि पायरुविक अम्ल का पूर्ण अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ से होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है कि यीस्ट तथा जीवाणुओं में कोशिका द्रव्य में ही सब कुछ टूटता है। तो उसमें कोशिका द्रव्य का आंशिक अपघटन होता है, यानी कि जो पहले तो देखो, पहले जो होता है थोड़ा समझ लो, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन की जो पहले प्रोसेस होती है वो सेम होती है। सेम कैसे होती है कि कोशिका द्रव्य में दोनों में ही पायरुविक अम्ल बनता है, वायवीय श्वसन में भी और अवायवीय श्वसन में भी। बट वायवीय श्वसन में क्या होता है कि पायरुविक अम्ल कहाँ पे जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और साथ में जाता है ऑक्सीजन। तो क्रेब्स चक्र के द्वारा इसका पूर्ण अपघटन होकर के 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। वहीं अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि इसमें जो पायरुविक अम्ल होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही कोशिका द्रव्य में ही टूटता है। पायरुविक अम्ल कोशिका द्रव्य में ही टूटता है और किस में टूटता है, एथिल अल्कोहल में टूटता है, और किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। अब हमने कहा कि अगर पूर्ण रूप से अगर कोई भी कार्बनिक पदार्थ टूटेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगी, और पायरुविक अम्ल पूर्ण रूप से नहीं टूट रहा है क्योंकि इसमें एथिल अल्कोहल बना रहा है, जो भी एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। इसलिए इसमें कम ऊर्जा का निर्माण होगा, यानी कि 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा, और यह प्रक्रिया यीस्ट और जीवाणुओं में होती है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट की बात क्या करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जब पेशियों में पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है कि जब हमारा पायरुविक अम्ल जैसे किस में बना, कोशिका द्रव्य में बना, फिर वो हमारा कहाँ, पेशियों में गया। पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं हुई, बल्कि जो है इसकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुई। किसका, पायरुविक अम्ल टूटा तो किस में बनता है, लैक्टिक अम्ल में निर्माण हो जाता है। जब लैक्टिक अम्ल में बनता है तो ऊर्जा को तो निर्माण होता है 2 एटीपी ऊर्जा के रूप में, लेकिन ये जो लैक्टिक अम्ल होता है ना वो पेशियों में दर्द का कारण बन जाता है। तो जो मांसपेशियों में दर्द होती है उसका कारण क्या होता है कि जब पायरुविक अम्ल का किस में अपघटन होता है, लैक्टिक अम्ल में, तो वो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल ही क्या कर देता है, पेशियों में दर्द का कारण बनता है। ठीक है, तो ये फिलहाल था आपका वायवीय और अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसमें क्या बताया कि लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही पेशियों में क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे ग्लूकोज जो होता है कोशिका द्रव्य में पायरुविक अम्ल में बदलता है, सभी में, फिर वो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में आगे जाए, चाहे जो है पेशियों में जाए, या फिर जीवाणुओं या यीस्ट में हो। ठीक है, तो पहली जो प्रक्रिया ग्लूकोज की टूटने की होती है वो पायरुविक अम्ल में ही टूटती है। इसलिए पायरुविक अम्ल को रट लो बार बार, पायरुविक अम्ल कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में। कौन सी प्रक्रिया, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज जो है पायरुविक अम्ल में बदलता है। अब पायरुविक अम्ल क्या होता है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो ऑक्सीजन के साथ में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी ऊर्जा बनाता है। लेकिन अगर वही पायरुविक अम्ल पेशियों में गया तो ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ पर, और लैक्टिक अम्ल में बदलता है, और किसमें, 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है।
अगर वही पायरुविक अम्ल किस में गया, पेशियों में गया, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ना होने के कारण पायरुविक अम्ल किस में बदलता है, लैक्टिक अम्ल में और 2 ATP ऊर्जा में। दूसरा क्या होता है कि पायरुविक अम्ल अगर जीवाणुओं की अगर बात करें तो उसमें तो वैसे भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, तो उसमें ऑक्सीजन की पूरी जो ग्लूकोज की पूरी टूटने की प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होती है, और वो भी पूरी की पूरी कोशिका द्रव्य में ही होती है। इसमें क्या होता है, एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP ऊर्जा बनती है। ठीक है, ये हो गया फिलहाल। अब दूसरा यहीं पे एक बात करते हैं किसकी, किण्वन की यानी कि फॉर्मेशंस की। ठीक है, फॉर्मेशंस की क्या होती है, फॉर्मेंटेशंस की क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो शराब के निर्माण की प्रक्रिया होती है, यानी कि अल्कोहल के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो किण्वन के द्वारा ही होती है। किसके द्वारा होती है, किण्वन के द्वारा होती है। तो यह कोशिका के बाहर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन ना होने में, मतलब शर्करा को ऐसी जगह पे यानी कि ग्लूकोज को ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो। अगर ऑक्सीजन नहीं है और वहाँ पर ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनाएगा, एथिल अल्कोहल बनाएगा, यानी कि एथिल अल्कोहल को ही क्या कहा जाता है, C2H5OH, और प्लस क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये तो फिलहाल थी किण्वन की बात। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है कि अंतर पूछा जाता है कि किस में क्या अंतर होता है। तो चलिए तो अंतर किस में पूछा जाता है, एक वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, दूसरा अनॉक्सी श्वसन किण्वन में, स्वेच्छा श्वसन और श्वसन में। तो ये 3 में अंतर पूछा जाता है। तो पहला देखते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन, यानी कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो वायवीय श्वसन में सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन होगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। 38 ATP ऊर्जा बनेगी, 2 ATP ऊर्जा बनेगी, पहले भी बता चुके हैं। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होगा। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है, एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो चलिए ये फिलहाल था आपका। तो दूसरा देखते हैं क्या है, वायवीय श्वसन तथा किण्वन में। तो जैसे हमने कहा अवायवीय जो श्वसन होता है सेम प्रोसेस होती है, दोनों में सेम होती है, ऑक्सीजन इसमें भी नहीं होता है, ऑक्सीजन इसमें भी नहीं होता है, ये सेम पॉइंट है। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें भी नहीं होगा, ऑक्सीजन इसमें भी नहीं होगा। अंतर क्या होता है, इसमें जो है सजीवों में होता है और इसमें निर्जीवों में होता है। इसमें कोशिका में होता है और इसमें कोशिका के बाहर होता है। मतलब यह एक सजीवों में होने वाली प्रक्रिया है या एक निर्जीव प्रक्रिया है, या कोशिका के अंदर होती है, कोशिका के बाहर होती है। इसमें एथिल अल्कोहल तथा अल्प मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें जो होता है एथिल अल्कोहल तथा अन्य रासायनिक पदार्थ बनते हैं, यानी कि अन्य रासायन बनते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अन्य रासायन बनते हैं, साथ में कुछ मात्रा में ऊर्जा का भी निर्माण होता है, अन्य रासायन बनते हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल थी किसमें, श्वसन और किण्वन में अंतर। अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक ये है स्वेच्छा तथा श्वसन में अंतर, स्वेच्छा श्वसन तथा श्वसन में अंतर, यानी कि वही कोशिकीय श्वसन में अंतर। तो स्वेच्छा श्वसन कोशिका के बाहर होती है, श्वसन अंग की आवश्यकता होती है, यानी कि फेफड़ों के द्वारा होती है। इसमें कोशिका में होती है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होती है, कोशिका द्रव्य में भी होती है। O2 ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से टूटता है। ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें श्वसन अंग आवश्यक होते हैं, इसमें श्वसन अंग आवश्यक नहीं होते। ठीक, ये तो फिलहाल था स्वेच्छा श्वसन और श्वसन में अंतर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने मैंने अंतर इसमें बताए हैं ये सारे के सारे अंतर क्या हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे ये वाला हो, चाहे आपका वायवीय तथा अवायवीय श्वसन हो, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और चाहे जो है कौन सा, अवायवीय श्वसन और किण्वन हो, ये सभी के सभी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इनको नोट्स भी बना सकते हैं, या अगर नोट्स बने हों तो आप केवल इनको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। हुआ था जैसे कि हमने कहा था, ये हमारा क्या होता है, कंठ, जहाँ से हमारी श्वसन नली और ग्रास नली यानी कि भोजन नली अलग होती है। ये है हमारी श्वसन नली, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया हमारे 2 पार्टों में डिवाइड होती है, इसको प्राथमिक शाखा कहते हैं, यानी कि प्राइमरी ब्रांच कहते हैं। फिर प्राइमरी ब्रांच से ये वाली जो है सेकेंडरी ब्रांच, ये वाली ट्राइटरी ब्रांच, ऐसी कई सारी ब्रांचों में
बढ़ते रहते हैं। तो फेफड़े जो हमारा होता है, ये दायां फेफड़ा, ये बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा बड़ा, बायां फेफड़ा लंबा होता है, लंबाई में ये ज़्यादा होता है ना, और लंबाई में ये कम होता है, लेकिन ये क्या होता है, अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। इसमें 2 लोब होते हैं, इसमें 2 पालियाँ होती हैं, इसमें 3 पालियाँ होती हैं। ऊपर वाली पालियों को सुपीरियर लोब कहते हैं, यानी कि प्राथमिक लोब कहते हैं, और नीचे वाली पालियों को क्या कहते हैं, इन्फीरियर लोब कहते हैं, और ये जो बीच वाला है इसको मिडल लोब कहते हैं। ठीक है, और ये बायां फेफड़ा और ये इधर वाला दायां फेफड़ा। ठीक है, चूँकि ये इधर दबा हुआ होता है, इसीलिए हृदय की जो स्थिति होती है हल्की कहाँ होती है, बाएं साइड में होती है। हल्की किधर होती है, बाईं तरफ होती है। ठीक है, अब जैसे कि हमने बताया, जो अशुद्ध रुधिर होता है वो यहाँ से जाता है, ठीक है, इस फेफड़े में गिरता है यहाँ पर, फिर यहाँ से गिरने के बाद में इसमें गिरता है, फिर इसमें से हो करके यहाँ जाता है, ये इसमें से कहाँ पे जाता है, फेफड़ों में। फिर फेफड़ों में जो होता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा अंदर इसमें आता है, इस वाले लोब में, और इस वाले लोब से फिर क्या होता है, इस वाले लोब में आता है, और इस वाले लोब से फिर महाधमनी से होकर के पूरे शरीर में जाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन जो होता है पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि श्वसन दर वास्तव में क्या होती है। चलिए ठीक है, श्वसन दर के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं श्वसन दर क्या होती है, कि मनुष्यों में मनुष्य द्वारा प्रति मिनट में श्वसन दर क्या होती है, कि मनुष्य द्वारा प्रति मिनट में ली गई सांसों की संख्या को ही क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। यानी कि वयस्कों में ली गई जो सामान्य श्वसन दर होती है वो कितनी होती है, 15 से 20 प्रति मिनट होती है। कितनी होती है, 15 से 20 प्रति मिनट होती है। और श्वसन दर को किससे नापा जाता है, क्योंकि श्वसन को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो श्वसन दर को किससे नापा जाएगा, रेस्पिरोमीटर से। किससे नापा जाता है, रेस्पिरोमीटर से। और फेफड़ों की गति को ही मापा जाता है, जिससे क्या होता है, श्वसन दर भी माप जाती है। अब श्वसन गुणांक क्या होता है, श्वसन गुणांक एक श्वसन दर का ही पार्ट है, जिसमें क्या होता है कि मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त की जा रही है, और ली गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या की जा रही है, फेफड़ों द्वारा ली जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ली गई मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड की यानी कि मुक्त की गई मात्रा क्या कहलाती है, श्वसन गुणांक कहलाती है। ये श्वसन दर होता है। ठीक है, और श्वसन दर क्या होता है, 15 से 20 प्रति मिनट होता है। यानी कि 1 मिनट में एक जो वयस्क व्यक्ति होता है वो 12 से 20 प्रति मिनट यानी कि सांस ले सकता है। तो अगर वो थक गया है तो 1 मिनट में 20 तक भी सांस ले सकता है, और अगर सोने की अवस्था में है, यानी कि कह दिया जाए कि रेस्ट अवस्था में है, तो उस स्थिति में क्या कर सकता है, वो 12 जो है सांसें ले सकता है 1 मिनट में। तो ये था श्वसन दर। तो श्वसन के बारे में हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। मेन इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन क्या है, किण्वन क्या है, और दूसरा कोशिकीय श्वसन क्या है। जितना अभी तक इसमें करवाया गया वो सबकी सब इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अगला टॉपिक आप लोगों का रहेगा परिसंचरण। इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।